जय माता दी दोस्तों। और भाई आईपीएल चल रहा है, लेकिन आईपीएल के बीच में ना कबड्डी की दुनिया में बहुत कुछ हो गया है। आप समझिए कि पिछले साल प्रो कबड्डी के जो टॉप रेडर्स थे, टॉप 3 रेडर्स, उनको उनकी टीम ने कहा कि वी डोंट नीड योर सर्विसेज। या हो सकता है प्लेयर्स ने कह दिया हो कि भाई हमने पिछले साल बड़ा अच्छा करा था, तो हम थोड़ा अपने आप को मार्केट में ट्राई करना चाहते हैं ना। आईपीएल में हमने वो बड़ा टर्म एक सुना था ना कि हम अपनी मार्केट वैल्यू टेस्ट करना चाहते हैं। ऋषभ पंत के बारे में सुना था, श्रेयस अय्यर के, तो ऐसा कुछ हो गया यहाँ देवांग दलाल, पवन सेहरावत, आशु मलिक जैसों के साथ भी। और एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है कि बड़ा सभी टीमों ने, जितने बड़े नाम हैं, मैं तो कह रहा हूँ ग्रेट प्लेयर्स, सुपरस्टार प्लेयर्स जो हैं, उनको रिलीज कर दिया है। और केवल रेडिंग में डिफेंडर्स को कोशिश की है टीम ने रोके रखने के लिए। तो एक अजीब सा ही ट्रेंड है। कोचेस के लिए जो भागदौड़ हुई अभी सीजन शुरू होने के बाद, वो हमने देखी। तो इस वीडियो में बहुत तसल्ली से बात करने वाले हैं पूरी 12 टीमों ने क्या क्या रिलीज किया है, किसको वापस लेके आ सकते हैं, उसके अलावा किन प्लेयर्स को टारगेट भी कर सकते हैं ऑक्शन में, और क्या अभी है और किसकी जरूरत है, ये पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑब्वियसली वीडियो लंबी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतना डिटेल्ड वीडियो प्रो कबड्डी को लेके, इतना डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। शुरू करते हैं बंगाल वॉरियर्स से। अल्फा बीटा के लिए चलेंगे। बंगाल ने मनिंदर सिंह को फिर से रिलीज कर दिया है। पिछले साल भी किया था, कोई नई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एफबीएम कार्ड यूज करके मनिंदर को ले आए। अब इस बार मनिंदर को लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, बड़ा सवाल है। कारण उसका ये कि यार एक तो नितिन धनखड़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो टीम रिलीज की है या जो प्लेयर्स रिलीज किए हैं, उनमें जो एफबीएम कार्ड, जहाँ तक बात है, एक टीम के पास 3 रहते हैं, तो 3 में से एक एफबीएम कार्ड मुझे लग रहा है कि नितिन धनखड़ पे जरूर यूज होगा। जहाँ तक दूसरे आपका बात है एफबीएम कार्ड की, तो वो हो सकता है कि फजल अतरसली पे यूज हो जाए, और तीसरा हो सकता है कि मनिंदर पे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो। अब कारण बता देता हूँ क्यों ऐसा लग रहा है कि ना हो, या तीसरे किसी प्लेयर पे करें ही ना वो, सिर्फ 2 एफबीएम के साथ चले जाएं बंगाल वॉरियर्स। क्योंकि एक तो कोच बदल गए हैं, प्रशांत सुरवे साहब उससे पहले जो थे वो महेंद्र के साथ काम कर चुके थे। नवीन कुमार साहब हैं जो इस बार कोच बन के आए हैं बंगाल वॉरियर्स के। चर्चाएं थी इनके पिछले साल भी कि बनेंगे, लेकिन नहीं बने। तो नवीन कुमार साहब कोच बने हैं। और मनिंदर की जो फिटनेस है उसको लेके पिछले साल बड़े सवाल रहे। गेम्स मिस किए, फॉर्म में नहीं दिखे, पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहे थे। तो हो सकता है कि उस सब की वजह से टीम सोचे कि नहीं यार, युवा रेडर्स की तरफ जाते हैं। क्योंकि एक ट्रेंड पिछले साल सेट हुआ ना कि पटना पायरेट्स ने जिस तरीके से अयान लोशाब और देवांग दलाल से काम लिया, तो टीम्स की थोड़ी नज़र, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला अभी से ये लग रहा है कि यार जो डिफेंस है वो तो आपको अपने को रखना है एक्सपीरियंस्ड, और जो रेडिंग है वो रखनी है आपको यंग। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 2 रेडर्स को एनवाईपी कैटेगरी से ले भी लिया है। रचित यादव को लिया है और लिया है पुनीत कुमार को। तो 2 एनवाईपी इन्होंने लिए हैं। पिछले साल वाले जो 4 एनवाईपी थे उनको भी इन्होंने रिटेन किया है। और उसके अलावा विश्वास को रखा है, विश्वास एस, जो कि 3rd रेडर की भूमिका में, ऑलराउंडर की भूमिका में आ जाते हैं। सुशील काम्बरेकर ने पिछले सीजन काफ़ी ठीक ठाक सपोर्ट किया था। इनफैक्ट एग्रेसिव रेडर की भूमिका में सुशील काम्बरेकर रहे थे। नितिन धनखड़ बहुत डिफेंसिव हो गए थे, और शायद इसी वजह से उनका जो स्ट्राइक रेट था बहुत डाउन हो गया था। हो सकता है वो एक कारण भी रहा हो उनकी रिलीज के पीछे। जहाँ तक बात है डिफेंस में, तो डिफेंस में इन्होंने कोई भी सेटल्ड नेम नहीं रखा है। पिछले सीजन नीतीश कुमार थे इस टीम के पास, फजल अतराचली थे, वैभव गर्जे थे, तो कोई नहीं है। श्रेयस अम्बरदान रखे हैं, बाकी नहीं है। तो पूरी तरह से रीबिल्ड करने की कोशिश में बंगाल वॉरियर्स है। पर फिर भी मुझे लग रहा है कि फजल अतराचली या फिर फजल अतराचली और नितिन धनखड़, 2 प्लेयर्स पे ये फिर से एफबीएम कार्ड यूज कर सकते हैं। मनिंदर का डिपेंड करेगा कि कॉस्ट कितनी जा रही है। अगर तो मनिंदर जाते हैं 1 करोड़ के आसपास, हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है, तब तो मनिंदर पे, वरना तो नहीं। फिर जाते हैं दूसरी टीम बेंगलुरु बुल्स। अब देखो बुल्स के लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि बुल्स जब से आई तब से इसके जो कोच थे वो रणधीर सिंह शेरावत साहब रहे हमेशा। मतलब ऐसा लगता था कि इस टीम के साथ लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। लेकिन कुछ जर्नीज ऐसी होती है ना, कहते कि एवरीथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड, तो भाई कभी ना कभी अंत उस जर्नी का होना था। अब जो है हमारे रणधीर सिंह शेरावत साहब, उन्होंने पिछले साल खराब प्रदर्शन से नाराज हो गए कि यार 2-3 साल हो गए टीम खराब खेल रही है, छोड़ो अब नहीं करता हूँ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया टीम से। और बीसी रमेश साहब ने कहा, बीसी रमेश साहब को जिम्मेदारी मिली है इस टीम को रिबिल्ड करने की।
BC रमेश साहब पहले एज ए असिस्टेंट कोच इस टीम के साथ जुड़े रहे हैं, और अब जो इन्होंने प्लेयर्स रिटेंशन में एक अजीब सा फॉर्मूला आजमाया। इन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं चाहिए, नितिन रावल भी नहीं चाहिए जो कि पिछले साल लेफ्ट कॉर्नर्स थे और लीडिंग डिफेंडर्स में थे। उन्होंने कहा नहीं चाहिए मेरे को, मैं पूरी टीम नहीं बनाऊंगा। और पूरी टीम में उन्होंने क्या करा कि पिछले साल के जो NYP थे ना, मंजीत ठाकुर, पंकज, आपका लकी धनखड़ और आपका चंद्रा नायक, इन चारों बच्चों को तो कर लिया रिटायर। और देखो, हालांकि पंकज को भी मौके मिले, मंजीत को इंजरी हो गई थी फिर मौका मिला, चंद्रा को ज़्यादा मौका खेलने का मिला नहीं, लकी को यदा कदा खिलाया गया। तो बहुत एस्टेब्लिश नेम पिछले साल नहीं बन पाए ये लोग, लेकिन स्पार्क है। मुझे याद है मैंने जो एकमात्र टीवी पे टूर्नामेंट किया है कबड्डी का, उसमें मंजीत, पंकज और ये आपका क्या बोलते हैं लकी, तीनों ही खेल रहे थे। तो मैंने इनकी जर्नी को देखा है, टैलेंट है, हुनर है, पंकज की स्पीड बहुत अच्छी है और मंजीत का अपना एक अलग स्किल है पावर वाला, लकी तो सिंगल होल्ड बड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन वो बातें खैर किसी और दिन, क्योंकि वीडियो फिर और बहुत लंबा चला जाएगा। तो सिर्फ NYP को रखा है, बाकी छोड़ दिया। अब आता है कि यार ये FBM किस पे यूज़ कर सकते हैं। अब FBM को लेके जहाँ तक मुझे लगता है, एक FBM तो मुझे लग रहा है कि ये नितिन रावल पे यूज़ करेंगे, दूसरा FBM सौरभ नंदल पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सौरभ नंदल को लेके मैं 50-50 हूँ, नॉट श्योर कि करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो प्लेयर्स इनकी टीम में पिछले साल इन्होंने लिए थे, उसमें से मुझे लग रहा है कि सुशील खत्री की तरफ और जा सकते हैं FBM लेके। अजिंक्य पवार या प्रदीप नरवाल को FBM से लेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। और प्रदीप को लेके तो आई एम नॉट श्योर कि कौन टीम लेगी इस बार। हालांकि मैं एक बात बताऊँ, पिछले साल के आप अगर प्रदीप के स्टेट उठाओगे ना, तो ही डिड रियली वेल। लेकिन था क्या कि मुझे ऐसा लगता है कि रणधीर सिंह सिरावत प्रदीप नरवाल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। उनको या तो 5 मिनट खिला के हटा दिया या कुछ कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता चला गया जिसकी वजह से वो जो एक बंदा मोमेंटम एक होता है ना, वो ब्रेक रही, वो स्पीड, वो जो बॉडी में एक एनर्जी, एक गर्मी बनती है ना, वो एक लेवल तक मेंटेन नहीं कर पाए। उसको बार बार सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारे रीजन उसके पीछे रहे। तो प्रदीप नरवाल को ये वापस लेके आएंगे FBM से भी, नॉट श्योर, सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है। अजिंक्य पवार को लेके भी नहीं लगता है। तो सिर्फ नितिन रावल और उनके साथ हो सकता है तो सौरभ नंदल। अगली टीम पे चलते हैं, दिल्ली। बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर दिया था जोगिंदर नरवाल ने। मतलब टीमें ना तरसती हैं कि यार हमारी कोर बन जाए बढ़िया, तो हम इसके आसपास टीमें खिलाते रहेंगे। जैसे IPL का मैं उदाहरण दूँ, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी कोर बना ली, या मुंबई इंडियंस आज की डेट में बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई रोहित को नहीं जाने देना है, सूर्या को नहीं जाने देना है, बुमराह को नहीं जाने देना है, हार्दिक। इन्होंने जो टीम एस्टेब्लिश हो रही थी उसको जाने दिया। नवीन कुमार और आशु मलिक, 2 ऐसे रेडर जो कोई भी टीम कहेगी कि हमारे पास आ जाओ, इन्होंने कहा तुम जाओ, हम देख लेंगे। आशीष मलिक और योगेश दहिया, जो इनके दोनों कॉर्नर थे, दोनों को कहा जाओ। अब देखो, ये मानता हूं मैं कि प्लेयर की भी अपनी मर्जी रहती है, ऐसा नहीं है कि टीम ही डिसाइड कर लेती, प्लेयर की मर्जी रहती है, प्लेयर का यार मुझे जाना है, नहीं रुकना। लेकिन प्लेयर अगर कहीं जाएगा मार्केट में तो पैसे के लिए तो जा रहा है ना, ऑब्वियसली उसको मार्केट टेस्ट ही तो करना है। और ये चीज़ें ऐसी होती है कि जब कोई बच्चा आपके साथ 2 साल 3 साल 4 साल खेला है, तो सिर्फ स्पोर्ट्स तक नहीं रहता है बॉन्ड, वो बॉन्ड पर्सनल लेवल पे बन जाता है। अगर ऐसा बॉन्ड नहीं होता तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ नहीं होते आज। इन्होंने शायद कन्विंस ही नहीं किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत पैसे मांग लिए होंगे, मैं इतना जानता हूँ, आई एम श्योर कि भाई मतलब बहुत अनाप शनाप पैसा मांग लिया होगा या कुछ भी है। दिल्ली अगर चाहती तो मैनेज कर सकती थी, आई एम 100% श्योर। लेकिन दिल्ली ने वो चाहा ही नहीं है। नहीं चाहने का नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली के पास अभी कुछ नहीं है। मोहित देसवाल, संदीप देसवाल 2, एक रेडर एक कवर बचा है, 2 प्लेयर इन्होंने और कर लिए हैं। राइट रेडर और लेफ्ट कॉर्नर हैं अनुराग देसवाल, राइट रेडर हैं रमन सिंह, जिनको ये 2 को लेके आ गए NYP कैटेगरी से। नवीन कुमार की जगह भर दोगे आप, आशु मलिक। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली ने सोचा क्या, क्यों जाने दिया, क्यों रिबिल्ड करना, जब आपकी टीम पिछले 3-4 सीजन आप वैसे भी नीचे ही रहते थे टेबल में। पिछले 3-4 सीजन में आपको एक ट्रॉफी भी मिली, आप लगातार क्वालिफायर्स तक भी जा रहे हैं, लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं, और फिर भी कहते हैं ना, जो पहिया अच्छा खासा चल रहा था आपने उसको ही बदल दिया कि नहीं मैं नया लगाऊंगा। ठीक है भाई, देखो जो होता है होता है। तो दिल्ली का ये अब FBM कार्ड की बात यह है कि जो प्लेयर ये गए हैं इन पे हो सकता है FBM यूज़ कर लें 3 पे भाई, एक नवीन पे कर लें, एक आशु पे कर लें, एक योगेश पे कर लें। पहली 3 प्रेफरेंस तो यही रहेंगी। लेकिन क्या प्लेयर आना चाहते हैं, क्या वो सही टर्म्स पे छोड़ के गए? ऐसा तो नहीं कि पर्सनल टर्म्स खराब हो गए इसलिए छोड़ के गए। ये भी एक बड़ी बात होती है
कि प्लेयर कहे नहीं मुझे नहीं आना, तो फिर FBM यूज ही ना हो, नहीं तो नवीन और आशु और योगेश पे होगा। और मैं कह रहा हूँ कि आप इधर बैठ के आराम से उनको कन्विंस कर सकते थे। ये 3 प्लेयर ऐसे रहेंगे जिनकी ऑक्शन में बहुत डिमांड रहने वाली है। एनर्जी है, यंग है, स्किल है। तो मुझे लग रहा है कि FBM से आपको बहुत महंगे पड़ जाएंगे, और अगर ये तीनों को आप FBM से लेके जाएंगे तो बाकी टीम आपकी बनेगी, आई एम नॉट श्योर। तो दिल्ली को लेके बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। गुजरात पे आते हैं अगली टीम। रामवीर सिंह साहब कोच हैं इस टीम के, उन्होंने भी टीम को बदला है। उनका टीम बदलना समझ आता है क्योंकि टीम अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन अच्छी बात उन्होंने ये करी है कि जो उनके लीडिंग 2 रेडर थे ना, प्रतीक दहिया और राकेश संग्रोया, दोनों को रखा है, नहीं जाने दिया। हिमांशु जागलान और हिमांशु तुसीर, एक रेडर है एक कॉर्नर है, इन्होंने भी अच्छा किया था, जाने दिया। हाँ, एक प्लेयर को लेकर मुझे सरप्राइज जरूर हुआ कि जितेंद्र यादव को इन्हें रखना चाहिए था। जितेंद्र यादव की रिटेंशन वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी ऑक्शन में जो उनको प्राइस मिलेगा, जितना प्राइस उनको मिलेगा ऑक्शन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे कम शायद उनकी रिटेंशन वैल्यू हो जाती। अगर एलाइट कैटेगरी से भी थे तो भाई 30 लाख पे अगर आप 15% जोड़ दो तो 34.5 लाख 35 लाख में आपको आ जाने थे, या 20% भी जोड़ दो 36-37 में आ जाने थे। और जितेंद्र यादव लेफ्ट कॉर्नर जो स्पार्क उन्होंने दिखाया, मुझे लग रहा है कि इस बार ज़्यादा में आएंगे। तो ये शायद एक प्लेयर ऐसे जो इनको करना चाहिए था यूज। गुमान सिंह पे FBM फिर से कर सकते हैं ट्राई, ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि गुमान और इनका एक अलग प्यार रहता है गुजरात वालों का। इसके अलावा और किस प्लेयर पे करेंगे आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये लग रहा है कि जितेंद्र यादव और गुमान को शायद संभवतः ये ले आए। पीछे मेरा लैपटॉप रखा है इसलिए मुझे झाँक के देखना पड़ रहा है, वरना इतनी सारी बातें मैं भूल जाऊँगा। हरियाणा, अब देखो हरियाणा ने सादलू को किया रिलीज, मजबूरी है, 2 करोड़ के आए थे। अब 2 करोड़ के प्लेयर पे आप फिर से वो प्लस लगाएंगे इंक्रीमेंट वाला, तो टीम आपकी 5 करोड़ में बनती। तो मजबूरी बन गई। तभी हरियाणा ने ट्वीट किया कि अभी के लिए तो टाटा, बट सी यू सून का मतलब ये है साफ साफ कि हरियाणा उतना बजट बना के चलेगा जितने में सादलू FBM कार्ड से वापस आ जाए। अब चूंकि बहुत सारे स्टार प्लेयर इस बार हैं ऑक्शन में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेयर 2 करोड़ जाने वाला है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, सादलू इस ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर रह सकते हैं, ऐसी संभावना है, और रहेंगे नो डाउट, लेकिन 2 करोड़ तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि इतने सारे स्टार्स हैं ना, कहाँ से मैनेज करोगे यार, पैसा तो देना पड़ेगा ना भाई। और टीम बनाने के लिए आपके पास वही 5-5.5 करोड़ है। पिछले साल 5 करोड़ थे, अगर 10% भी पर्स बढ़ा दिया तो 5.5 करोड़ में बनानी है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते और एक प्लेयर खिला नहीं सकते। तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि अपनी पूरी टीम को एज इट इज रिटेन कर लिया है। भाई जयदीप दहिया कप्तान है, शिवम पटारे, विशाल टाटे और विनय तेवतिया की तिकड़ी है, ठीक है। और आपका हाँ राहुल सेतपाल भी नहीं है, एक जो नोटिसेबल नहीं, राहुल सेतपाल को तो रिटेन किया, सॉरी हैं। तो बस लेफ्ट कॉर्नर इनको चाहिए, और एक चाहिए लेफ्ट कवर, नहीं राइट कवर, सॉरी। तो लेफ्ट कॉर्नर तो मुझे लग रहा है सादलू को ये कैसे भी करके ले आएंगे। अगर सादलू छूट गए तो फिर नितिन रावल को टारगेट करेंगे, ये जो बेंगलुरु बुल्स में थे पिछले साल। और उसके अलावा मुझे फील आ रहा है कि मोहित नंदल जो पिछले साल बैन हो गए थे, याद है, टीम के को कैप्टन थे, शायद हरियाणा स्टीलर्स में आपको फिर से इस सीजन वापस आते दिखें। FBM कार्ड की जहाँ तक बात है तो संजय धुल एक चॉइस बन जाएंगे, अगर मोहित नंदल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दोनों केस में संजय धुल पे कोशिश करेंगे, सादलू पे कोशिश करेंगे, ये एक एडवांटेज है। और इसके अलावा अगर हुआ लाए तो एक आध प्लेयर और इधर उधर से ले आएंगे, और वो कोच साहब हैं ही इतने होशियार कि मनप्रीत सिंह साहब ले आएंगे। अब आती बात जयपुर की बात यह है कि संजीव बालियान साहब ने टीम छोड़ी, असिस्टेंट कोच डी सुरेश कुमार साहब ने, दोनों पहुंच गए तमिल थलाईवाज। पीछे से हुआ ये कि अर्जुन देसवाल भी टीम छोड़ गए, अब 4 सीजन से साथ हैं इनके साथ, तो हो सकता है कि उन्होंने कहा कि मैं तमिल थलाईवाज लेके आऊँगा तुझे, तो छोड़ दे टीम, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है अर्जुन देसवाल हमें तमिल थलाईवाज के कलर्स में इस बार दिख जाए, है ना। वैसे भी आजकल थोड़े ट्रांसफॉर्म करने के मूड में है, वो कभी सर्विसेज के लिए खेलते थे, अब यूपी पुलिस में DSP साहब हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बड़े लेवल पे इन्होंने छोड़ा है प्लेयर्स को। अगर सॉलिड प्लेयर्स की बात करूँ तो रिजा मीर बघेरी और अभिषेक KS को इन्होंने रखा है, बाकी 3 इन्होंने अपने रखे हैं NYPs, बाकी सब कुछ छोड़ दिया है। तो नए कोच आए हैं, और कोच साहब पता है कौन आए? कोच साहब यहाँ आए हैं नरेंद्र रेडू साहब। नरेंद्र रेडू कौन? पटना पायरेट्स को पिछले साल फाइनल तक ले गए थे। देवांग दलाल, अयान लोचाव की उन्होंने खोज करी थी, और देवांग भी पटना से रिलीज हो गए। तो हो सकता है कि जयपुर वापस आ जाए देवांग पहले जयपुर के लिए खेल चुके हैं, हमें पता है, तो देवांग तो वापस आ जाए जयपुर में, ऐसा हो सकता है। और अर्जुन देसवाल पहुंच गए तमिल थलाईवाज, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है।
तो ये भी एक संभावना है। और जहाँ तक FBM कार्ड की बात है, अगर इनका बस चलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकुश राठी इनकी चॉइस रहेंगे, अर्जुन देसवाल इनकी चॉइस रहेंगे, और इसके अलावा सुरजीत सिंह या अभिजीत मलिक के पास साथ भी जा सकते हैं तीसरे FBM के साथ, जिससे कि टीम का बैलेंस बने रहे, इनको पुराने प्लेयर मिल जाए। कोर किसी भी टीम की रिटेन होना या वापस मिलना एक बड़ा पॉजिटिव लक्षण होता है। अगली टीम पे चलते हैं, पटना पायरेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फाइनल पहुंची थी पिछले साल टीम। देवांग दलाल इस टीम के हाईएस्ट स्कोरर थे और पूरे PKL पर सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट उनके थे, उनको रिलीज कर दिया। अयान लोचा टीम के साथ हैं। कोच थे नरेंद्र रेडू साहब, वो टीम को फाइनल तक लेके उनको रिलीज कर दिया। तो इंटरेस्टिंग होने वाली है चॉइस। और आए कौन है कोच के तौर पे? कोच के तौर पे इनके यहाँ बड़े अच्छे सुलझे हुए आए हैं अनूप कुमार, कबड्डी के लीजेंड है अनूप कुमार। टीम चलाना बुनना अच्छी तरह जानते हैं, टैलेंट को पहचानना जानते हैं, अपनी एकेडमी चलाते हैं। तो इन्होंने अपने NYPs को रखा है, उसके अलावा T युवराज को रखा है, और उसके अलावा इन्होंने रखा है हामिद नादर को। इनके पास भी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अंकित राणा, मिलन दहिया के रूप में दो रेडर और ले आए। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अयान लोचा रेडिंग की कमान संभालते दिखेंगे। इसके अलावा सुधाकर M भी है वहाँ, तो वो थोड़ी सी मैनेजेबल लग रही है, लेकिन रेडर्स इनको लाने पड़ेंगे। डिफेंस की बात करें तो इनको पूरा डिफेंस ही लाना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या देवांग दलाल पे FBM कार्ड यूज़ करेंगे, और अच्छी बोली लगने वाली है देवांग दलाल की। देवांग दलाल कहीं 1.5 करोड़ के आसपास जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देवांग के साथ ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, उसके अलावा किस किस को पुश करेंगे? क्या अंकित जागलान के साथ जाएंगे वापस लाने के लिए? क्या गुरदीप पे दांव खेलेंगे कवर्स में? तो ये भी पटना की जो रणनीति है ऑक्शन की, वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। खासकर कि भाई देवांग के पास पीछे जाएंगे नहीं जाएंगे, वो एक बात है। पुनेरी पलटन पे आ जाते हैं। तो पुनेरी पलटन देखो, आपको पता है कि वो अपना काम बिगाड़ने वाली टीम नहीं है। उनको पता है हमें कौन खिलाना है। उनके पास असलम है, उनके पास पंकज मोहित हैं, उनके पास मोहित कोयत हैं। रेडिंग उनकी सॉर्टेड है। उनके पास कौन है? उनके पास गौरव खत्री है, राइट कॉर्नर उनका सॉर्टेड है। राइट कवर पे अविनेश नागराजन है, और एक और बैकअप दादासो पुजारी है राइट कॉर्नर पे। मतलब एक तो लेफ्ट का डिफेंस चाहिए उनको। संकेत सावंत अच्छा नहीं कर रहे थे पिछले बार, कई प्लेयर उन्होंने लिए थे। अमन अंतिल थे, मोहित कालर थे, और मोहम्मद अमान थे लेफ्ट कॉर्नर पे, लेकिन कोई भी बहुत अच्छा नहीं कर पाया था। तो लेफ्ट कॉर्नर वाला इन्होंने प्लेस छोड़ दिया है। मुझे लग रहा है अमन अंतिल को हो सकता है फिर से वापस ये ले आए, या कोई और हो सकता है कि पैसा उतना बचा ले जाए, कुछ कर जाए। हालांकि मुझे लगता नहीं इतने प्लेयर रिटेन करने के बाद पैसा बचेगा कि सादलू पे भी दांव खेलें। पहले सादलू इनके लिए खेल चुके हैं, या फजल अत्राचली इनके जो सीजन कैंपेनर है उनको लाएं, या फिर नितिन रावल की बड़ी डिमांड रहने वाली है इस बार। तो क्या नितिन रावल की तरफ जाएंगे? तो वो एक दिलचस्प हो सकता है मामला। अजय ठाकुर साहब कोच बन के आ गए इनके इस सीजन, तो ठाकुर साहब के नेतृत्व में कैसी खेलेगी टीम, भी देखने वाली बात है। आकाश सिंधे एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको इन्हें छोड़ना पड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि आकाश को भी ये FBM कार्ड से ले आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आकाश, अमन, इन दो प्लेयर्स पे ये दांव खेल सकते हैं FBM कार्ड के जरिए। और अगर पैसा बचा लेंगे किन्हीं भी कारण बस सादलू के जितना, तो ये पक्का सादलू के पीछे जाने वाली टीम है। क्योंकि सादलू होते तो लेफ्ट कॉर्नर सॉर्टेड रहता, पहुंचते तमिल थलाईवाज की तरफ। बड़ी दिलचस्प सी बात है। मैंने बताया अभी पीछे संजीव बालियान साहब और आपका D सुरेश कुमार की जोड़ी जयपुर छोड़ा तपेला गए। इधर वेस्ट से छोड़ के गए, नॉर्थ से छोड़ के गए, साउथ पहुंच गए। और देखो 5वीं टीम है संजीव बालियान साहब की। पटना पायरेट्स के कोच थे सीजन 3 में, सीजन 4 में तेलुगु टाइटंस के असिस्टेंट कोच थे। 5-6 रहे नहीं, 7 में मुंबा के पास गए, 8, 9, 10, 11 4 सीजन लगातार जयपुर के साथ रहे, और अब 5वीं टीम। मुझे लगता है कि PKL में किसी भी कोच ने इतनी सारी टीम को कोच किया होगा। तो वन ऑफ द प्रोफिलिक कोच मैं कह सकता हूँ, और ट्रॉफीज भी जीती हैं, फाइनल्स भी पहुँचाया है टीम को। तो सक्सेसफुल कोच हैं, और भाई अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट रेडर हैं। कहते थे इतना बड़ा स्टेमिना था कि 40 मिनट अकेले रेड कर लिया करते थे। तो टीम आ गई, चेरलाथन और उदय कुमार साहब यहाँ से जा चुके हैं। और जहाँ तक रिटेंशंस की बात है, बड़े स्मार्टली की है। नरेंद्र कंडोला को रखा है, हिमांशु यादव को रखा है, मोइन सफागी को रखा है। मतलब आपके तीनों रेडर सॉर्टेड हैं। विशाल चहल हैं बैकअप में। आपके पास जो आपके NYPs थे उनको रखा है। उसके अलावा 2 डिफेंडर, 2 रेडर NYP और ले आए। और उसके अलावा नितेश जो लेफ्ट कॉर्नर पिछले साल की खोज थे उनको भी इन्होंने रखा है। सागर राठी जो इनके कप्तान रहे हैं पिछले कुछ सीजन, और राइट कॉर्नर है उनको भी रखा है। मतलब लेफ्ट का कॉर्नर्स इनके पास सॉर्टेड है, रेडिंग सॉर्टेड है। कवर्स में जो मोहित अभिषेक की जोड़ी थी उसको इन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया है, और उसको मैं वैलिड भी मानूंगा, क्योंकि कवर्स में अब बेटर ऑप्शंस को ये लेके आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। और मार्केट में इतने प्लेयर हैं भाई, इस बार तो मिनी ऑक्शन नाम रखा जा रहा है। मुझे लग रहा है ये मेगा ऑक्शन है। जिस तरीके से नाम सारे के सारे आए जा रहे हैं, कोई बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं है जो इस बार ऑक्शन में ना हो। तो कवर्स में से वहाँ से फ्री ऑप्शन निकल आएंगे। अब चलते हैं अगली टीम टाइटंस। कोच साहब हैं पर लेकिन पवन सिंह रावत नहीं है।
केकू हुड्डा साहब तो हैं, लेकिन पवन शेरावत साहब नहीं है। अब क्या पवन शेरावत पे एफबीएम यूज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पवन शेरावत जैसा वैल्यूएबल प्लेयर आपको जल्दी से मिलने वाला है नहीं। और भैया एफबीएम यूज होगा क्योंकि टीम्स बनानी है 5 करोड़ में, 5.5 करोड़ में ना, मजबूरी है रिटेन करना, रिटेंशन वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती। अब चूंकि इतने सारे प्लेयर आ रहे हैं ऑक्शन में, तो सबको बहुत पैसा देना भी नहीं पड़ेगा, ये भी पक्की बात है। 2 करोड़ पे मेरा सिर्फ सादलू को लेके मुझे नहीं लगता दूसरा कोई प्लेयर जाएगा। देवांग दलाल 160, 70, 80 तक जा सकते हैं, पवन वहाँ पहुँच सकते हैं, आसू मलिक वहाँ पहुँचेंगे, उसके अलावा नहीं पहुँचेगा कोई भी, है ना। तो ये है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पवन शेरावत पे एफबीएम यूज होगा। और प्रफुल्ल जवारे, रोहित राठी, नितिन रावल, चेतन साहू, मतलब इन्होंने अंकित जागलान और सागर, मतलब राइट कवर और लेफ्ट कॉर्नर की जो जोड़ी होती है उसको रखा है। अजीत पवार को भी रखा है, मतलब दोनों कवर्स को सलामत रखा है। एक कॉर्नर है तो राइट कॉर्नर बेसिकली इनको चाहिए, हालांकि शंकर गड़ई है, पर फिर भी एक और ऑप्शन मुझे लगता है लेके आएंगे। और रेडिंग इनको बनानी पड़ेगी पूरी, क्योंकि इन्होंने आशीष को भी रिलीज कर दिया है, आशीष नरवाल को, इन्होंने संजीव यस को रिलीज कर दिया है, इन्होंने पवन शेरावत, तो रेडिंग पूरी नहीं बनानी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ देवांग दलाल ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये होगी टाइटंस की बात। अब बात करते हैं यू मुंबा की। यू मुंबा का भी देखो, यू मुंबा ने अपना कुछ नहीं बिगाड़ा है। अजीत चौहान को रखा है, रोहित राघव को रखा, आमिर मोहम्मद, जफर दानिश को रखा है, मतलब पूरी रेडिंग सॉर्टेड। कप्तान सुनील को रखा है, पिछले साल बहुत पैसा दिया उन्होंने, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं यार एक काम करो पिछले साल अच्छा नहीं रहा छोड़ो, नहीं, रखा है उनको। परवेश भैंसवाल जरूर नहीं है, और वो मुझे समझ आता है क्यों नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन परवेश का अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, इसलिए परवेश नहीं है। लेकिन परवेश को एफबीएम कार्ड के थ्रू लाया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। वरना तो एक राइट कवर इनको ढूंढना पड़ेगा, बाकी इनका सॉर्टेड है। लेफ्ट कॉर्नर इनका लोकेश खोसलिया है। राइट कॉर्नर जो इनके हुआ करते थे पिछले सीजन्स में, जैसे रिंकू शर्मा हुए, बिट्टू बनावला हुआ, इनको छोड़ दिया। तो मुझे लग रहा है कि रिंकू को या बिट्टू को, ये रिंकू का दाव मुझे ज़्यादा लग रहा है कि रिंकू शर्मा को हो सकता है ये लेके आ जाए। हालांकि पिछले सीजन रिंकू को इन्हें किन्हीं परिस्थितियों में रिलीज करना पड़ गया था, तो रिंकू की कोशिश है, मतलब मुझे लग रहा है कि रिंकू को वापस लेकर आएंगे, और उसके अलावा परवेश को फिर से वापस ला सकते हैं अगर वही डिफेंस बुना, या फिर 2 नए युवा, क्योंकि आपको पता है ना युवा कबड्डी सीरीज यू मुंबा की है, तो बहुत प्लेयर्स का इनके पास पूल रहता है पीछे, जो इनकी स्काउटिंग टीम देखती रहती है, जिनका पता लगाते रहते हैं। अजीत चौहान उसी का प्रोडक्ट है, और बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ से निकले, रोहित राघव भी वहीं से आए, तो वहाँ से प्लेयर ढूंढ के ला सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब आती है हमारी आखिरी टीम, और मैं इनकी रिटेंशन से बड़ा खुश हूँ। पूछिए क्यों? यूपी योद्धाज। पहले तो भाई यूपी की हमारी टीम है, और इन प्लेयर्स से अपना पर्सनल भी थोड़ा थोड़ा है। जसवीर सिंह साहब से मिला हूँ, इन सब से मैं यूपी योद्धा वाली जो टीम है, प्रदीप नरवाल जब हुआ करते थे, आईविस की प्रदीप नरवाल को ये फिर से ले आए, लेकिन वैसा होगा नहीं। तो बात यह है कि इन्होंने क्या करा, सुरेंद्र गिल को रखा है, गगन गौड़ा को रखा है, भवानी राजपूत को रखा है, तीनों लंबे रेडर्स को रखा है। हाँ, भरत को इन्होंने जाने दिया, भरत हुड्डा को, बट हो सकता है एफबीएम से ले आए, क्योंकि भरत पिछले साल थोड़े ज़्यादा कॉस्टली आए थे, कम कीमत में आ सकते हैं, तो आप दूसरे प्लेयर्स की तरफ दांव खेल सकते हैं। सुमित को रखा है, नहीं छोड़ा। आंसू को रखा है, नहीं छोड़ा। लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर हितेश थे, रखा है, नहीं छोड़ा। मतलब डिफेंस जो है ना, वो ऐसा कैसा बनाए रखा है। राइट का डिफेंस है, लेफ्ट में हाँ एक पोजीशन है राइट कवर की, जिसपे इनको एक डिफेंडर चाहिए, लेकिन साहुल क्या फ्लेक्सिबल प्लेयर है, वो कॉर्नर भी खेलते हैं, वो कवर भी खेलते हैं, और जब आपको 5-2 का डिफेंस होता है तो फिर कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिला के भी खेलते हैं। तो इन दैट केस एक राइट कवर तो आपको अच्छा चाहिए होगा, और भरत दोबारा वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एकमात्र टीम है यूपी योद्धाज इस सीजन की जिसने रिटेन ज़्यादा किया है और रिलीज कम किए हैं, वरना सबने रिलीज कर रखे हैं। और ऑप्शन में देखो मनप्रीत सिंह नहीं, मनिंदर सिंह, प्रदीप नरवाल, पवन शेरावत, नवीन कुमार, आसू मलिक, इतने बड़े बड़े नाम आने वाले। आपके हिसाब से सादलू, फजल अत्रा चली, इस सीजन सबसे महंगा खिलाड़ी कौन हो सकता है? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा प्यार दे दो यार। 25 मिनट 26 मिनट का वीडियो होता जा रहा है, इतनी डिटेल में इतनी मेहनत करके पूरे दिन की रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना। और हाँ, प्रो कबड्डी आ रहा है, जुड़े रहो। आईपीएल में भी लगातार मैं कंटेंट बना रहा हूँ, प्रो कबड्डी में भी बनेगा, चैनल पे काम होता रहेगा। फिलहाल के लिए आज वीडियो में तो इतना ही है। हम और आप मिलते हैं ऑक्शन के साथ। टाटा बाय बाय, जय माता दी। ऑक्शन के साथ सिर्फ कबड्डी में ही, क्रिकेट जारी रहेगा यहाँ।